मेरा नाम अंशुल है। मैं ट्रैफिक में खड़ा था जब एक 12 साल की मासूम बच्ची तपती हुई सड़क पर नंगे पांव रुमाल बेच रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन हालात की मार साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक आवारा लड़के ने बिना किसी वजह के उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो नन्ही सी जान लड़खड़ाकर सीधा मेरी गाड़ी के सामने आ गिरी। उस पल मेरा दिल जैसे धक से रह गया। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और भागकर उसे उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में शिकायत नहीं थी। पता नहीं क्यों उस पर मुझे इतना तरस आया कि मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वो बैठते ही बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगी। उसकी मासूम आवाज में सादगी और प्यार दोनों झलक रहे थे। उसने बताया कि उसकी माँ दिन रात सिलाई का काम करती है और वो खुद सड़क पर रुमाल बेचकर अपनी माँ की मदद करती है। उसकी हर बात मेरे दिल को छू रही थी। उसे देखकर मुझे अपनी बेटी संजना की याद आ गई, जो बिल्कुल इसी तरह भोलेपन से बातें किया करती थी। मैं उसकी बातों में इतना खो गया कि पल भर के लिए ये भी भूल गया कि घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। उस दिन मौसम भी जैसे उसकी कहानी का हिस्सा बन गया था। तेज बारिश शुरू हो गई थी और मेरी गाड़ी भी रास्ते में खराब हो गई थी। इसलिए मैं सड़क किनारे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी वो मासूम मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। तब उसने बताया कि आज उसे रुमाल बेचकर दूध लेकर घर जाना था, लेकिन दो लड़के उसके सारे रुमाल छीनकर भाग गए। ये कहते हुए भी उसने किसी से शिकायत नहीं की, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पुरानी सी गुड़िया से खेलने लगी, जिसे वो प्यार से रानी कहती थी। बारिश रुकी तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उससे कहा कि बेटा, अब तुम रास्ता बताओ, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसने सर हिलाकर हामी भरी और मुझे सीधे जाने का इशारा किया। हम एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गए। थोड़ी देर के बाद उसने एक बड़ी सी पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल, वहीं से गली में मुड़ जाइए। वो गली बहुत टूटी फूटी और अंधेरे से भरी थी। वहां न कोई स्ट्रीट लाइट थी, न ढंग की रोशनी, बस कुछ घरों के बाहर टंगे कमजोर बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे अंधेरे में जंग लड़ रहे हों। उसने एक पुराने लकड़ी के दरवाजे वाले घर की ओर इशारा किया और कहा कि अंकल, यही मेरा घर है। मैंने गाड़ी रोकी। घर में घना अंधेरा छाया हुआ था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि बेटा, अपनी माँ को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। वो दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसके दिल में शुक्रिया कम और कोई अनजाना सा डर ज्यादा हो। मैं उसकी उस नज़र का मतलब समझ नहीं पाया, बस यही सोचा कि शायद वो थकान या बुखार से कमज़ोर है। वो धीरे धीरे अंदर चली गई। मैं गाड़ी मोड़ने के लिए पीछे देखने लगा तो मेरी नज़र सीट पर पड़ी। उसकी पुरानी गुड़िया पर गई, वही रानी जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। एक पल को मेरे मन में ख्याल आया कि सुबह दे दूंगा, लेकिन अगले ही पल एक बाप का दिल जाग उठा। मुझे अपनी बेटी संजना की याद आ गई, जो अपनी गुड़िया के बिना एक रात भी नहीं सो पाती थी। मैंने सोचा, इतनी छोटी सी बात पर एक बच्ची का दिल दुखाना ठीक नहीं है। फिर मैंने गुड़िया उठाई और गाड़ी से उतरकर उस घर की ओर बढ़ गया। गली अब पहले से भी ज्यादा वीरान और डरावनी लग रही थी। हवा में नमी और अजीब सी खामोशी तैर रही थी। लकड़ी का पुराना दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे वो जल्दबाजी में उसे ठीक से बंद करना भूल गई हो। मैंने हल्की सी दस्तक दी और पुकारा, साक्षी बेटा, मगर कोई जवाब नहीं आया। अंदर से कोई आहट भी सुनाई नहीं दी। अब मैंने थोड़ा जोर से आवाज लगाई कि कोई है क्या? मैं साक्षी की गुड़िया वापस करने आया हूँ, लेकिन फिर भी सन्नाटा ही जवाब बना रहा। मेरी बेचैनी अब बढ़ने लगी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि कहीं उसकी माँ ने उसे डांटा तो नहीं, या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। फिर हिम्मत करके मैं खुले दरवाजे से अंदर झांकने लगा। सामने एक छोटा सा कमरा था, जिसके आगे हल्की रोशनी वाला बरामदा नजर आ रहा था। घर के हर कोने में गरीबी, अकेलापन और वीरानी की परछाई फैली हुई थी। दीवारें खराब हाल में थी, छत से सीलन टपक रही थी और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे ये घर बरसों से किसी अनकही कहानी को अपने अंदर दबाए बैठा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं अनजाने में किसी ऐसे सच के दरवाजे पर खड़ा हूँ, जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। हेलो, कोई है? मैंने डरते हुए एक कदम अंदर रखा और ऊंची आवाज में कहा कि देखिए,
मैं सिर्फ ये गुड़िया देने के लिए आया हूँ और फिर तुरंत वापस चला जाऊंगा। मैं अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मेरे पीछे लकड़ी का भारी दरवाज़ा एक भयानक धमाके के साथ बंद हो गया। उस तेज़ आवाज़ ने जैसे मेरी आत्मा तक हिला दी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा जैसे सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे कानों में अपनी ही धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी और पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैं घबराकर पलटा तो बरामदे के गहरे अंधेरे से एक भारी ठंडी और खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। अंदर तो आ गए हो, अब बाहर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। वो आवाज़ इतनी सख्त और बेरहम थी कि मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। धीरे धीरे अंधेरे से दो आदमी बाहर आए। उनके चेहरे पर दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में इंसानियत का नामो निशान भी नहीं था। उनमें से एक के हाथ में लंबा चमकता हुआ चाकू था, जिसकी धार हल्की सी रोशनी में भी ऐसी चमक रही थी जैसे किसी की जान लेने को बेचैन हो। मेरी जुबान सूख गई, गला कांपने लगा और शब्द टूटते हुए बाहर आए। तुम लोग कौन हो? मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ एक बच्चे की गुड़िया लौटाने के लिए आया था। चाकू पकड़े हुए आदमी ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी में ऐसा जहर था कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। उसने कहा, बिगाड़ा तो कुछ नहीं, पर बनाने बहुत कुछ आए हो। अपनी झूठी हमदर्दी और बेवकूफ़ी भरी भलाई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, अगर पैसे चाहिए तो ले लो, मेरे पास जितना भी है सब ले लो। मेरी गाड़ी की चाबी, बटुआ, घड़ी, मोबाइल सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दो। दूसरा आदमी, जो उम्र में बड़ा और ज्यादा खतरनाक लग रहा था, धीरे से वो मेरे करीब आया और ठंडी सांस छोड़ते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम हमारे खास मेहमान हो, तुम्हारी सेवा भी तो करेंगे। मेरा दिमाग सुन पड़ता जा रहा था। तभी अचानक मुझे साक्षी का ख्याल आया। मैंने बेचैनी से पूछा, वो बच्ची कहाँ है? तुम लोगों ने उसे कुछ किया तो नहीं? वो बीमार थी, वो मासूम है। मेरी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मेरी बात सुनकर दोनों आदमी एक दूसरे को देखकर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में ऐसी सख्त दिली थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चाकू वाला बोला, उसी बच्ची ने तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। वो हमारा सबसे कामयाब जाल है। उसका मासूम चेहरा और रोती हुई आंखें देखकर तुम जैसे लोग खुद फंस जाते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं बुरी तरह हिल चुका था। मैंने कहा, नहीं, ये झूठ है। वो ऐसी नहीं हो सकती। वो तो बेचारी अपनी माँ की मदद करने वाली एक सीधी सादी बच्ची है। तभी बड़े आदमी ने ऊंची आवाज में पुकारा, साक्षी, बाहर आ जाओ। तुम्हारे अंकल तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तभी अंधेरे कमरे के पर्दे के पीछे से साक्षी बाहर आई, लेकिन वो वही साक्षी नहीं थी जिसे मैं रास्ते भर मासूम समझता रहा था। उसके चेहरे पर न मासूमियत थी, न डर। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं, जैसे उनमें कोई भावना ही नहीं बची हो। उसने मेरी तरफ एक नज़र डाली जिसमें अपनापन नहीं बल्कि ठंडी बेरुखी और चालाकी थी। फिर उसने नज़रें फेर ली। चाकू वाला बोला, पिछले 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हमें पूरा भरोसा था कि तुम इस गुड़िया के लिए ज़रूर लौटोगे। वो पुरानी सी गुड़िया सिर्फ एक चारा थी जिसे जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी में छोड़ा गया था ताकि तुम्हारी दया तुम्हें वापस यहाँ पर खींच लाए। उस वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में पत्थर रख दिया हो। उस बच्ची की बीमारी, उसकी कांपती आवाज़, उसका दूध के लिए रुमाल बेचना, सब कुछ एक सोचा समझा नाटक था। मैंने टूटे हुए दिल से साक्षी की तरफ देखा और पूछा, ये सब क्या है? उसने बिना मेरी तरफ देखे सपाट आवाज़ में कहा, चाचा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं सोने जा रही हूँ। और वो वापस उसी अंधेरे कमरे में चली गई। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं खतरनाक साजिश का शिकार बन चुका हूँ। कमरे में खामोशी फैल गई, लेकिन वो खामोशी भी किसी तूफान से कम नहीं थी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि ये लोग मुझे लूटकर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बड़े आदमी ने सख्त आवाज में कहा, शराफत से जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो। गाड़ी की चाबी, बटुआ, घड़ी, मोबाइल, सब कुछ। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो ये चाकू तुम्हारे सीने के आर पार होगा। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी डर के बीच मेरे दिमाग के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। मुझे अचानक से याद आया कि शहर में घुसने से पहले मेरे दोस्त विवेक का फ़ोन आया था। मैंने उसे बताया था कि मैं हाईवे पर हूँ। उसने मजाक में कहा था कि अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखना ताकि पता चलता रहे कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। और मैंने हंसते हुए लोकेशन ऑन कर दी थी।
लेकिन बाद में उसे बंद करना ही भूल गया था। मेरा फ़ोन अभी भी मेरी पैंट की जेब में था और तभी मेरी जेब में हल्की सी कंपन महसूस हुई। फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। उस छोटे से कंपन ने मेरे अंदर नई उम्मीद जगा दी। ज़रूर विवेक मेरी लोकेशन देखकर परेशान हो गया होगा और बार-बार कॉल कर रहा होगा। शायद वो समझ गया हो कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो डर के आगे घुटने टेक दूँ या फिर अपनी सूझबूझ से इस खतरनाक जाल से बाहर निकलने की कोशिश करूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूँगा, चाहे सामने कितने भी दरिंदे क्यों न खड़े हों। मुझे ज़िंदा अपने परिवार के पास लौटना ही होगा। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था और उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद किस्मत ने अब तक मेरा साथ पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर उस घड़ी एक छोटी-सी रिंगटोन भी उस खामोश कमरे में गूंज जाती, तो मेरा सीना उसी वक्त उस चमकते हुए चाकू की धार से चीर दिया जाता। लेकिन असली मुश्किल अभी सामने खड़ी थी। फ़ोन उठाऊं तो कैसे? उन दरिंदों के सामने जेब में हाथ डालना मतलब अपनी मौत को अपने हाथों से न्योता देना था। चाकू वाला अचानक दहाड़ा। उसकी आवाज़ में ऐसी ताकत थी कि दीवारें तक कांप उठी। बड़ा चालाक बन रहा है क्या? हमने क्या कहा था? सुना नहीं? सब कुछ निकाल, वरना हम खुद तेरी जेबें चीर देंगे। वो मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे भूखा भेड़िया अपने शिकार की आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा हो। यही वो लम्हा था जो मुझे हमेशा के लिए मिटा भी सकता था और नई जिंदगी भी दे सकता था। मैंने अपने चेहरे पर डर की ऐसी गहरी लकीरें लाईं कि खुद मुझे भी लगा जैसे मैं सचमुच टूट चुका हूँ। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मगर उस कांपने के पीछे अब उन लोगों के लिए सोची समझी साजिश मुझे रचनी थी। मैंने हकलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, निकालता हूँ, सब कुछ ले लो, बस मुझे मत मारना। मैंने धीरे से अपना हाथ जेब की ओर बढ़ाया। वहाँ मेरा फ़ोन लगातार कांप रहा था। हर वाइब्रेशन मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जेब में बंद वो छोटा सा डिवाइस मेरी किस्मत का दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मेरी उंगलियां बटुए को पकड़ने के बहाने फ़ोन की ठंडी स्क्रीन को छू गईं। मेरी सांस गले में अटक गई। अगर उन्होंने ज़रा सा भी शक कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया हो। मेरी उंगली ने स्क्रीन पर सरकते हुए कॉल रिसीव कर ली। अब लाइन के उस पार विवेक था, मेरा दोस्त, मेरा सहारा, मेरी आखिरी उम्मीद। और यहाँ इस कमरे में मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला था। मैंने अपना बटुआ निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसी लम्हे मैंने अपने अंदर बैठे डरपोक आदमी को धक्का देकर किनारे कर दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। मेरी आंखों में अचानक एक अजीब सी कठोर चमक आ गई। मैंने अपनी आवाज़ को डर से निकालकर हुक्म में बदल दिया। तुम लोगों ने मुझे कोई मामूली आदमी समझ रखा है क्या? मेरे इस अचानक बदले रूप ने उन्हें पल भर के लिए हैरान कर दिया। मैंने मौका पकड़ लिया और अपनी आवाज़ इतनी ऊंची कर दी कि फ़ोन की दूसरी तरफ खड़ा विवेक हर शब्द को साफ साफ सुन सके। तुम्हें क्या लगता है इस वीराने में लाकर मुझे लूट लोगे और किसी को भनक तक नहीं लगेगी? जिस पल मैं इस गली में घुसा था, उसी पल मेरी लाइव लोकेशन सीधे पुलिस हेडक्वार्टर जा रही है। मेरे शब्द हवा में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। ये अंधेरी गली जो तुम्हें अपनी जागीर लग रही है ना, उसका पूरा पता अब उनके सिस्टम में दर्ज हो चुका है। अगर मैं तय वक्त पर अपने घर नहीं पहुंचा, तो पुलिस की गाड़ियां इस गली को चारों तरफ से घेर लेंगी और तुम लोगों के पास भागने के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं बचेगी। बड़े वाले आदमी के कदमों में पहली बार झिझक दिखाई दी। उसकी आंखों में शक और डर की पतली सी रेखा उभर आई। महेंद्र ने चाकू मेरी तरफ तानते हुए गुर्राकर कहा कि तू हमें बेवकूफ़ समझता है क्या? पुलिस तेरे लिए अपनी फौज क्यों दौड़ाएगी? अब यकीन करना या मत करना तुम्हारी मर्जी है। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया। लेकिन याद रखना, अगर आधे घंटे में मैं घर नहीं पहुंचा, तो ये मामला सिर्फ लूट मार का नहीं रहेगा, किडनैपिंग और मर्डर की कोशिश में बदल जाएगा। और तब तुम दोनों की बाकी जिंदगी जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ते हुए गुजरेगी। मर्डर? ये शब्द कमरे में ऐसे गिरा जैसे बारूद के ढेर पर चिंगारी गिरती है। दोनों के चेहरों का रंग ही उड़ गया। उनकी आंखों में डर दिखाई दिया। वो सोच रहे थे कि अगर मैं सच बोल रहा हूँ, तो अगला कदम उनका आखिरी कदम हो सकता है। मेरा दिल अब भी सीने में तूफान की तरह धड़क रहा था, मगर मैंने अपने चेहरे पर पत्थर जैसी शांति चिपका रखी थी। मैं जानता था ये खेल अब नसों की ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग की मजबूती का था। अगर इस पल में मैंने डर दिखा दिया, तो सब खत्म। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे पूरी दुनिया सांस रोके हुए खड़ी हो।
मैं अंदर से टूट रहा था, पर बाहर से पहाड़ बना हुआ खड़ा था। अब फैसला उनके हाथ में था और मेरी किस्मत उस पतली सी डोर पर टंगी थी जो फोन की उस अनदेखी लाइन के जरिए विवेक तक जा रही थी। मैंने महसूस कर लिया था कि अब खेल अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। इसलिए मैंने अपना सबसे बड़ा और आखिरी पत्ता खेलने का फैसला कर लिया। मैंने गहरी सांस ली और कांपती हुई मगर साफ आवाज में कहा, देखो, मुझे अपनी जान प्यारी है और तुम्हें सिर्फ माल से मतलब है। तुम जो चाहते हो वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन बस मुझे जिंदा जाने दो। मैंने अपना बटुआ निकाला और उनके सामने जमीन पर फेंक दिया। ये लो, इसमें लगभग 40,000 रुपए नकद हैं। मेरे सारे कार्ड भी इसी में हैं। एटीएम, क्रेडिट, सब कुछ तुम रख लो। उनकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई देने लगी। वो दोनों झुककर बटुए को ऐसे देखने लगे जैसे रेगिस्तान में भटका हुआ आदमी पानी देख ले। मैंने अपनी कलाई से अपनी कीमती घड़ी उतारी। वो घड़ी मेरे सालों की मेहनत की निशानी थी, कम से कम 2 लाख रुपए की थी। मैंने उसे भी जमीन पर सरका दिया और कहा कि ये भी रख लो। उनकी सांसों की रफ्तार बदल चुकी थी। अब उनके चेहरों पर दरिंदगी से ज्यादा लालच हावी था। और क्या है तेरे पास? महेंद्र ने शक भरी नजरों से पूछा। मेरा मोबाइल, मैंने जवाब दिया और एक पल के लिए रुक गया। वही छोटा सा डिवाइस मेरी जिंदगी की आखिरी डोर था और उसे दे देना मतलब दुनिया से अपना आखिरी कांटेक्ट तोड़ देना। निकाल जल्दी, महेंद्र गरजने लगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? बड़े वाले ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। मैं फोन से पुलिस की ट्रैकिंग बंद कर दूंगा तुम्हारे सामने, ताकि तुम लोग आराम से यहाँ से निकल सको। ये एक और दाव था। मुझे बस विवेक को ये यकीन दिलाना था कि मैं अभी भी खतरे में हूँ और हालात गंभीर हैं। मैंने फ़ोन निकाला, स्क्रीन की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई सेटिंग बंद कर रहा हूँ, जबकि असल में मैं स्क्रीन को ऐसे पकड़े हुए था कि कॉल अब भी चालू रहे। फिर मैंने फ़ोन उनकी तरफ उछाल दिया। लो, अब ये भी तुम्हारा हुआ। मेरे पास जो कुछ था सब उनके कदमों में पड़ा था। मैं निहत्था, बेबस और दुनिया से कटा हुआ खड़ा था। अब मेरी सुरक्षा सिर्फ विवेक की समझदारी और पुलिस की तेजी पर टिकी थी। बड़े वाले ने सारा सामान समेट लिया, लेकिन महेंद्र अब भी मुझे शक की नज़र से देख रहा था। भाई, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये हमें फंसा न दे। इसको खत्म करके चलते हैं, उसने दबी आवाज में कहा। नहीं, बड़े वाले ने उसे रोका। अगर इसकी बात सच हुई तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसने अपना सब कुछ हमें दे दिया। इसे अंदर बंद कर देते हैं और निकलते हैं। जब तक कोई यहाँ पहुँचेगा हम बहुत दूर जा चुके होंगे। ये सुनकर मेरी सूखी सांसों में थोड़ी जान लौटी। कम से कम फिलहाल वो मुझे मारने का इरादा छोड़ रहे थे। उसे अंदर वाले कमरे में बंद कर दो और बाहर से कुंडी लगा दो, बड़े वाले ने हुक्म दिया। महेंद्र ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ उसी अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ा जहां से साक्षी निकली थी। वो कमरा छोटा, घुटन भरा और सीलन से भरा हुआ था। उसने मुझे अंदर धकेला और बाहर से लोहे की कुंडी चढ़ा दी। कुंडी लगने की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजी। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुना। वो धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, शायद भागने की तैयारी कर रहे थे। हर गुजरता सेकंड मेरे लिए सदियों जैसा था। क्या विवेक ने मेरी बात समझ ली होगी? क्या पुलिस रास्ते में होगी? या मेरी जिंदगी की आखिरी रात है? तभी अचानक बाहर की आवाजें थम गईं और एक डरावना सन्नाटा फैल गया। तभी दूर से आती हुई एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। मेरा दिल उम्मीद से धड़कने लगा। ये किसी आम गाड़ी की आवाज नहीं थी। उसमें एक भारीपन था, एक खास तरह की गूंज, जैसे पुलिस की जीप की होती है। फिर रोशनदान से नीली बत्ती की हल्की झलक कमरे के अंदर चमकी और साथ ही सायरन की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया। मैं समझ गया कि पुलिस छापा मारने के अंदाज में आई है। विवेक ने न सिर्फ मेरा इशारा समझा, बल्कि तुरंत कार्रवाई भी की। बाहर भगदड़ मच गई। अरे, ये सच में पुलिस है! महेंद्र की घबराई हुई आवाज गूंजी। अरे खामोश रह, हम पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। जल्दी कर, सामान उठा, दूसरे आदमी ने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज उठी। अगर वो पीछे से भाग गए तो मैं यहाँ फंसा रह जाऊंगा, या इससे भी बुरा होगा अगर महेंद्र भागने से पहले मुझे खत्म करने लौट आया तो। फिर मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाया, पुलिस, मैं यहाँ हूँ, मुझे अंदर बंद किया हुआ है। मेरी आवाज़ सुनकर बाहर अफरा तफरी और तेज़ हो गई। फिर घर का मेन दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से टूटा। पुलिस की भारी आवाज़ें गूंजी, हथियार डाल दो, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, महेंद्र और उसका साथी पीछे की तरफ भाग रहे हैं।
मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और लकड़ी के कमजोर दरवाजे पर अपने कंधे से पूरी ताकत से टक्कर मारी। पहली टक्कर, दूसरी टक्कर, फिर तीसरी टक्कर पर पुरानी लकड़ी चटक गई और दरवाजा खुल गया। मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। सामने का मंजर किसी फिल्म के जैसा था। एक पुलिस अधिकारी बड़े वाले को जमीन पर दबोचे हुए था, लेकिन महेंद्र ज्यादा फुर्तीला था। उसने कांस्टेबल को धक्का दिया और उसी दरवाजे की तरफ भागा जहां से मैं निकला था। उसे देखते ही मेरे अंदर का सारा डर राख हो गया और उसकी जगह उबलता हुआ गुस्सा भर गया। ये वही आदमी था जो कुछ देर पहले मेरी मौत का फैसला करने वाला था। अब खेल पलट चुका था। शिकारी भाग रहा था और शिकार उसके पीछे खड़ा था। ये वही आदमी था जिसने न जाने कितने मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था। जैसे ही महेंद्र मेरे बिल्कुल पास से गुजरा, मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं शेर की तरह उस पर झपट पड़ा। मेरी नसों में दौड़ता हुआ गुस्सा और अंदर जलती हुई आग उस लम्हे फट पड़ी थी। मैंने उसकी गर्दन और कॉलर को पूरी ताकत से जकड़ लिया और उसे जोर से पीछे की तरफ खींचा। वो अचानक हुए इस हमले से अपना आप नहीं संभाल पाया और अगले ही पल हम दोनों जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़े। मैं उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पता नहीं तुम जैसे लोग मेरी तरह कितने मासूमों को ठगते और लूटते आए हो। मेरे शब्दों में ठगा जाने का दर्द साफ झलक रहा था। इससे पहले कि वो खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश करता, दो कांस्टेबल तेजी से दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसे दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। उसकी अकड़, उसका घमंड और उसकी बनावटी ताकत सब पल भर में खत्म हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल पुलिस की सख्त निगरानी में आ गया। एक सीनियर इंस्पेक्टर मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आवाज में शांति। उन्होंने पूछा, आप ठीक हैं? आप ही अंशुल है ना? आपके दोस्त विवेक साहब ने हमें खबर कर दी थी कि आप यहाँ मुसीबत में फंसे हैं। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि जी, मैं ठीक हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप समय पर नहीं पहुँचते तो शायद आज कुछ और ही हो जाता। तभी अंदर वाले कमरे का पर्दा हटाकर एक पुलिस वाला बाहर आया। कमरे का माहौल अजीब खामोशी से भरा हुआ था। वही वो लड़की भी थी जो इस पूरे जाल की बुनियाद लग रही थी। वही लड़की जो कुछ देर पहले तक एक ठंडे दिल वाली एक्टर की तरह अपनी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब वो एक मामूली डरी हुई बेसहारा लड़की बनकर खड़ी थी। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या ये भी कोई नया नाटक था या इस कहानी के पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी थी? उसका कांपता हुआ छोटा सा शरीर, उसकी सिसकियां और उसकी झुकी हुई नजरें देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे एक छोटे से कमरे में बैठाया गया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। महेंद्र और उसका साथी सलाखों के पीछे थे और मैं इंस्पेक्टर के सामने बैठकर अपना बयान दे रहा था। लेकिन मेरी नज़र बार बार उस कोने की ओर चली जाती जहां एक लेडी कांस्टेबल के पास साक्षी बैठी थी। वो रो रही थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता भी बाकी थी। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। मेरी आंखों के सामने उसके तीन अलग अलग रूप घूम रहे थे। सड़क पर मिली वो मासूम डरी हुई बच्ची, घर के अंदर की वो चालाक और ठंडी निगाहों वाली लड़की, और अब पुलिस स्टेशन में बैठी ये सहमी हुई बेचारी। आखिर उसका असली चेहरा कौन सा था? इंस्पेक्टर ने कहा, अंशुल साहब, आपका बयान रिकॉर्ड हो गया है। हम इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने साक्षी की तरफ देखा और कड़े लहजे में बोले, अब इस लड़की का मामला देखना है। वो साक्षी के सामने जाकर खड़े हो गए और सख्ती से बोले कि देखो लड़की, अब ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और सच सच बताओ, तुम इन लोगों के साथ कब से काम कर रही हो? कितने लोगों को इस तरह से जाल में फंसा चुकी हो? उनके सवाल सुनते ही साक्षी ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जोर जोर से रोने लगी। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। वो सिसकियों के बीच बोल रही थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अपनी कुर्सी से उठकर इंस्पेक्टर के पास गया और कहा कि इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट दीजिए, ये बहुत डरी हुई है, शायद मुझसे बात कर ले। इंस्पेक्टर ने हल्के से सर हिलाया और पीछे हट गए। मैं घुटनों के बल साक्षी के सामने बैठ गया। मैंने बेहद नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। मेरे छूने से उसका शरीर और ज्यादा कांपने लगा। मैंने धीमी आवाज में कहा कि साक्षी बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं है। वो लोग अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम पुलिस की सिक्योरिटी में हो। बस मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम उन दोनों में से किसी की बेटी हो? मैंने सलाखों के पीछे खड़े महेंद्र और उसके साथी की ओर इशारा किया। मेरी बात सुनकर उसने जोर से सर हिला दिया।
उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। नहीं अंकल, वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो मेरे कुछ भी नहीं लगते। वो बहुत बुरे लोग हैं, बहुत जालिम हैं। मैंने बेहद नरमी से पूछा, तो फिर तुम उनके साथ क्या कर रही थी? तुमने मुझे इस जाल में क्यों फंसाया? उसकी आवाज़ में बरसों का दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उन्होंने मुझे मजबूर किया था। 2 साल पहले उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। उसके ये शब्द कमरे में गूंज उठे। मैं और इंस्पेक्टर दोनों सुन रह गए। इंस्पेक्टर ने बेयकीनी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? वो कांपती आवाज़ में बोली, जी, मैं स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उन्होंने मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा लिया। उस दिन के बाद से आज तक मैं उनकी कैद में हूँ। वो मुझसे ऐसे ही काम करवाते हैं। मैंने गंभीरता से पूछा, कैसे काम? तो उसने आंसू पोंछते हुए कहा, वो सड़क पर मुझे छोड़ देते हैं और खुद दूर से छिपकर मुझ पर नज़र रखते हैं। मुझे मजबूर करते हैं कि मैं लोगों से मदद मांगूं, बीमारी और मजबूरी का नाटक करूं। फिर जो भी इंसान हमदर्दी दिखाता है, वो उसे फंसाकर लूट लेते हैं। अगर मैं मना करूं, तो वो मुझे मारते हैं, भूखा रखते हैं और लगातार धमकाते रहते हैं। उसकी हर बात मेरे दिल पर चोट की तरह लग रही थी। अब सच सामने आ चुका था। वो लड़की गुनहगार नहीं थी, बल्कि इस पूरे षड्यंत्र की सबसे बड़ी शिकार थी। मुझे गाड़ी खराब होने या किसी और बहाने से अमीर नजर आने वाले लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। जब कोई आप जैसा रहमदिल इंसान मदद के लिए रुक जाता है, तो मैं उसको घर ले आती हूँ। और अगर तुम मना करो तो ये मुझे मारते हैं, कई कई दिन खाना नहीं देते। उसने रोते हुए अपनी आस्तीन ऊपर करी। उसकी नाजुक कलाई पर पुराने जख्मों के निशान थे। उनका एक आदमी हमेशा मुझ पर नजर रखता है। मैं नहीं भाग सकती थी, न किसी को कुछ बता सकती थी। अब मुझे समझ आ गया था। जब मैं गुड़िया देने घर के अंदर आया, तब क्या हुआ था। वो बोली, उस वक्त महेंद्र चाचा कोने में छुपे हुए थे। वो मुझे घूर रहे थे और मुझे हुक्म था कि जैसे ही आप अंदर आए, मैं अपना काम करके कमरे में चली जाऊं। अगर मैं ज़रा सी भी डरती या आपसे हमदर्दी दिखाती, तो वो आपके जाने के बाद मुझे जान से मार देते। उसकी कहानी सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ये बच्ची मुजरिम नहीं थी, ये तो खुद उनका सबसे बड़ा शिकार थी। 2 साल से किस परेशानी से गुजरती रही थी, ये सोचकर ही मेरी आत्मा कांप गई। इंस्पेक्टर साहब बोले कि इसका मतलब है कि ये लड़की उनके जुर्म की सबसे अहम गवाह है और खुद मुलजिम भी। हमें इसके मम्मी पापा का पता लगाना होगा। मैंने उठकर साक्षी को अपने पास किया और उसके सर पर हाथ फेरा। उसने मुझे मजबूती से पकड़ लिया, जैसे मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके घर वालों को ढूंढने में आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। मैं इस बच्ची को उसके घर पहुंचाकर ही दम लूंगा। इंस्पेक्टर ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और साक्षी की डिटेल्स में बयान लेने के लिए एक लेडी पुलिस ऑफिसर को बुला लिया। मैं वहीं पर बैठा उस लड़की को देखता रहा, जो हिचकियों के बीच टूटी फूटी सी यादों में अपनी 2 साल पुरानी जिंदगी की कहानी सुना रही थी। उसके हर शब्द में एक ऐसा दर्द था जिसको सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर मेरे पास आकर बैठा। अंशुल साहब, लड़की जो बता रही है वो होश उड़ा देने वाला है। उन लोगों ने पूरा नेटवर्क बना रखा है। ये लोग स्कूलों के बाहर से अकेले बच्चों को किडनैप करते हैं और फिर उनको भीख मांगने और इस तरह के जुर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आगे क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? मैंने पूछा, क्या इसके घर वालों का पता चल सकता है? जी, हमारी पूरी कोशिश होगी, इंस्पेक्टर ने कहा। परेशानी ये है कि बच्चे को अपने शहर के नाम के अलावा कुछ भी ठीक से याद नहीं। उसको अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर या घर का पता याद नहीं है। वो बस यही बता रही है कि उसके स्कूल के पास एक बड़ा सा पार्क था और उसके घर की गली में एक बकरी थी। ये मालूमात बहुत आम सी है, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे। मैंने मायूसी से सर हाँ में हिला दिया। इसका मतलब था कि ये तलाश बहुत लंबी हो सकती है। पर बेटा, तुम्हें अपने शहर का नाम तो याद है ना? मैंने साक्षी से पूछा। जब वो बयान देकर फ्री हुई, उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा कि जी अंकल, मेरे शहर का नाम भागलपुर है। मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ा शहर है, वहां पर किसी को इस तरह से ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा। उस वक्त एक कांस्टेबल उन दोनों अपराधियों को तफ्तीश के लिए दूसरे कमरे में ले जा रहा था, तो उस बड़े आदमी ने जाते जाते साक्षी को ऐसे खूंखार नजरों से देखा कि वो डर कर मेरे पीछे छुप गई। डरो नहीं बेटा, मैंने उसको दिलासा दिया, ये अब तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी, पर हमें भी कुछ करना होगा।
आजकल सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस बच्ची की तस्वीर और डिटेल्स के साथ एक पोस्ट कर दूं। हो सकता है कि कोई इसको पहचान ले। इंस्पेक्टर ने सोचा और फिर बोले कि जी, सच में ये ख्याल अच्छा है, पर कानूनी तौर पर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी से ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे शायद हमें मदद ही मिले। अब सवाल ये था कि जब तक साक्षी की मम्मी पापा नहीं मिल जाते, वो रहेगी कहाँ पर? इंस्पेक्टर ने उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने की सलाह दी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बच्ची को ऐसे किसी और अनजानी जगह भेजकर उसको डराना नहीं चाहता। मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे अपने बच्चे हैं। जब तक इसके मम्मी पापा नहीं मिल जाते, ये मेरे घर में मेरे साथ ही रहेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर मेरी बात मान गया। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मैं साक्षी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। जब मैं घर पर पहुंचा तो मेरी पत्नी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे और मेरे साथ एक अनजान बच्ची को देखकर वो हैरान रह गई। अंशुल, आप ठीक तो है ना? फ़ोन भी बंद था आपका। मैं कब से परेशान हो रही हूँ। और ये लड़की कौन है? मैंने उसको अंदर ले जाकर सारी कहानी सुनाई। मेरी आप बीती, गाड़ी का ख़राब होना, साक्षी का मिलना और किडनैपर के बारे में भी। सब कुछ। इस लड़की का डरावना जाल और फिर पुलिस का आना। मेरी पत्नी एक नाजुक दिल की औरत थी। सारी कहानी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर साक्षी को अपने गले से लगा लिया, जो अब तक मेरे पीछे छुपी हुई थी। मेरी पत्नी ने उसके माथे पर प्यार देते हुए कहा कि तुमने कितना जुल्म सहा है। उस रात 2 साल के टाइम में पहली बार साक्षी सही हाथों और छत के नीचे एक नर्म बिस्तर पर सोई। मेरी पत्नी ने उसको अपने हाथ से गर्म दूध पिलाया और अपने पास सुला लिया। मैं अपने स्टडी रूम में लैपटॉप खोले हुए बैठा था। मैंने साक्षी की एक मासूम सी तस्वीर ली, उसके किडनैप होने की पूरी कहानी लिखी, शहर का नाम भागलपुर और वो सब डिटेल्स शामिल कर दी जो उसको याद थी। मैंने लिखा कि ये बच्ची 2 साल पहले भागलपुर से किडनैप हुई थी। आज ये हमें मिली है। क्या कोई उसको पहचानता है तो मेहरबानी करके इस पोस्ट को इतना शेयर करिए कि ये इसके मम्मी पापा तक पहुंच जाए। सब कुछ टाइप करने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली और पोस्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। मेरी एक क्लिक ने साक्षी की किस्मत को इंटरनेट की बड़ी दुनिया में उछाल दिया था। अब बस इंतजार था, उम्मीद और प्रार्थना के साथ एक तकलीफ दे इंतजार का। सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर हुए 4 दिन गुजर गए थे। ये दिन उम्मीद और बेबसी के बीच झूलते हुए गुजर रहे थे। 4 दिन ऐसे बीते जैसे किसी ने समय को जानबूझकर धीमा कर दिया हो। हर सुबह मेरे लिए उम्मीद और बेचैनी का एक नया इम्तिहान बनकर आती थी। मैं नींद खुलते ही सबसे पहले अपना फ़ोन उठाता, स्क्रीन की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ती और दिल धड़कते हुए नोटिफिकेशन चेक करता, लेकिन हर बार वही खालीपन हाथ लगता। हजारों शेयर हो चुके थे, सैकड़ों कमेंट्स आ चुके थे, लोग आशीर्वाद दे रहे थे, हमदर्दी जता रहे थे, अपनी तरफ से मदद का भरोसा दिला रहे थे, लेकिन कोई ठोस खबर नहीं आई, कोई पुख्ता सुराग नहीं। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। साक्षी जो शुरू में हर आहट पर चौंक जाती थी, अब वो थोड़ी शांत रहने लगी थी। वो मेरी पत्नी के साथ धीरे धीरे घुलने लगी थी। रसोई में उनके पास खड़ी रहती, छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती, कभी चुपचाप बैठकर टीवी देखती, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक परछाई छिपी रहती, जैसे डर ने वहां घर बना लिया हो, जैसे उसे हर पल ये खौफ हो कि कहीं कोई दरवाज़ा फिर से खुले और कोई उसे दोबारा उस अंधेरे में घसीट ले जाए। फिर 5वें दिन की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। शायद किस्मत को भी अब तरस आ गया था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मेरी नज़र एक अनजान नंबर से आए मैसेज पर जाकर थम गई। उन कुछ शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी। क्या ये बच्ची साक्षी है? क्या ये भागलपुर की ही है? कृपया तुरंत संपर्क करें, ये हमारी बेटी हो सकती है। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने बिना एक पल गंवाए उस नंबर पर कॉल मिलाया। उधर से एक आदमी की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि मैं अंशुल बोल रहा हूँ। आपने अभी साक्षी के बारे में मैसेज किया था। कुछ देर के लिए उधर गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जैसे किसी का सब्र टूट गया हो, वो आदमी रोते हुए बोला, वो मेरी बेटी है, मेरी साक्षी। 2 साल से हम उसे ढूंढ रहे हैं साहब। आप प्लीज़ बताइए वो ठीक तो है ना? मेरी आंखें भी भर आईं, गला रुंध गया। फिर भी मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा कि जी, वो बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है और शायद आपके पास लौटने का ही इंतज़ार कर रही है। फ़ोन के दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ तेज़ हो गई। शायद स्पीकर ऑन था, क्योंकि एक औरत की टूटी हुई चीख सुनाई दी।
मुझे मेरी बेटी से बात कराओ प्लीज़, एक बार उसकी आवाज़ सुना दो। मैंने तुरंत साक्षी को आवाज़ दी। वो पास ही बैठी हुई थी। उसने घबराई हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा, जैसे किसी अनजाने फैसले से डर रही हो। मैंने धीरे से कहा, बेटा, शायद तुम्हारे मम्मी पापा मिल गए हैं। उसके चेहरे पर पहले बेयकीनी की लकीर उभरी, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं, होठ कांपने लगे और वो धीरे धीरे मेरे पास आ गई, जैसे सपने और हकीकत के बीच खड़ी हो। मैंने फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, हेलो। तो उधर से जैसे किसी माँ का कलेजा फट पड़ा हो। साक्षी, मेरी बच्ची तो ठीक है ना? ये सुनते ही साक्षी टूट गई। उसके अंदर जमा हुआ 2 साल का दर्द आंसुओं में बह निकला। मम्मा, बस यही एक शब्द निकला और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। मेरी पत्नी अपने आंसू पोंछते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वो मंजर ही ऐसा था, जिसमें दर्द भी था, राहत भी थी और एक लंबा इंतजार भी। आखिरकार पिघल रहा था। 2 साल की दूरी कुछ सेकंड में सिमट रही थी। फोन पर लंबी बातचीत हुई। उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी। नाम, पता, पुरानी स्कूल की डिटेल, सब कुछ मिल रहा था। हर बात सच्चाई की गवाही दे रही थी। अब कोई शक बाकी नहीं था कि वो ही साक्षी के असली माता पिता हैं। उन्होंने अगले ही दिन आने का वादा किया। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी और खुशी भी थी, लेकिन एक हल्की सी उदासी भी थी, क्योंकि हम जानते थे कि अब साक्षी हमें छोड़कर अपने असली घर चली जाएगी। साक्षी मेरी पत्नी के पास बैठी, उसका हाथ कसकर पकड़े थी, जैसे फिर से बिछड़ने का डर अभी भी अंदर कहीं जिंदा हो। मैं उसके पास बैठा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, अब तुम अपने असली घर जाओगी, अपने मम्मी पापा के पास। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर की जगह चमक थी, उम्मीद की रोशनी थी। उसने धीमे से पूछा, अंकल, मैं आपको भूल तो नहीं जाऊंगी ना? मेरे गले में शब्द अटक गए। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि नहीं बेटा, कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, और जो दिल से बनते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। वो आवाज़ जैसे किसी नई शुरुआत की दस्तक थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे। दोनों की आंखें सूजी हुई थी, चेहरों पर थकान थी, लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण अभी भी जिंदा थी। उनकी नज़रें मेरे पीछे खड़ी साक्षी पर पड़ी और अगले ही पल उनकी दुनिया थम गई। साक्षी, तीनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। वो मिलन ऐसा था जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। माँ अपनी बेटी को सीने से लगाए बार बार उसका चेहरा चूम रही थी। पिता उसे इतनी मजबूती से थामे हुए थे, जैसे अब जिंदगी में कभी उसे नजरों से गायब नहीं होने देंगे। साक्षी भी रोते हुए बार बार कह रही थी, मम्मा पापा, आप आ गए। मैं और मेरी पत्नी चुपचाप खड़े हुए उस मंजर को देख रहे थे। हमारे अंदर एक अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे कोई अधूरी जिम्मेदारी पूरी हो गई हो, जैसे ऊपर वाले ने हमें ये भला काम करने के लिए चुना था और आज वो काम पूरा हो गया। कुछ देर के बाद वो दोनों मेरे पास आए। उस आदमी ने मेरे हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और आंसू दोनों थे। साहब, आपने हमें हमारी जिंदगी लौटा दी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। मैंने उसका हाथ मजबूती से दबाया और कहा कि ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत है, और इंसानियत का कर्ज नहीं होता। साक्षी जाने से पहले मेरे पास आई। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी छोटी सी आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी, अंकल, आप मेरे हीरो हो। मेरी आंखें भी भर आईं, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, और कभी डरना मत। वो अपनी माँ का हाथ थामे धीरे धीरे दरवाजे से बाहर चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी नज़रों से गायब नहीं हो गई। अब घर फिर से पहले जैसा शांत हो गया, लेकिन अब उन दीवारों में एक कहानी बस चुकी थी, दर्द की, उम्मीद की और इंसानियत की जीत की कहानी। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था। सामने वही लैपटॉप खुला था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन आज दिल में अजीब सा सुकून था। उस रात मैंने लंबे समय के बाद चैन की नींद ली, क्योंकि आज मुझे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा इंसानियत की ही होती है। उस रात के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौटती हुई जरूर दिखाई देने लगी थी, लेकिन सच ये था कि सब कुछ पहले जैसा होकर भी पहले जैसा नहीं रहा था। घर वही था, दीवारें वही थी, कमरे वही थे, पर हर कोने में साक्षी की मौजूदगी की एक हल्की सी परछाई ठहरी हुई महसूस होती थी। उसकी हंसी की गूंज अब हवा में नहीं तैरती थी, फिर भी ऐसा लगता था जैसे सीढ़ियों के पास खड़ी होकर वो अभी आवाज़ देगी, या ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर
मासूम सवाल पूछेगी। मेरी पत्नी अक्सर उसके बारे में बात करती, कभी अचानक उसकी पसंद का खाना बना देती, कभी बाजार में छोटी सी हेयर क्लिप देखकर ठहर जाती और फिर खुद ही चुप हो जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उतर आता, जैसे एक और बच्चे की माँ होने का एहसास। कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी में आया और फिर चुपचाप लौट गया। मैं भी कई बार अनजाने में फ़ोन उठा लेता, गैलरी खोलकर उसकी तस्वीरें देखता। वो तस्वीरें जिसमें वो पहली बार खुलकर मुस्कुराई थी, वो तस्वीर जिसमें उसने मेरी पत्नी का दुपट्टा ओढ़ रखा था और खुद को आईने में देख रही थी। मैं सोचता, एक छोटी सी मुलाकात ने जिंदगी के मायने कैसे बदल दिए। एक अजनबी बच्ची कब अपनेपन की डोर से बंध गई पता ही नहीं चला। करीब एक हफ्ता बीत गया होगा कि एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी, मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, साक्षी के पापा। मैंने बिना देर किए फ़ोन उठाया। इस बार उनकी आवाज़ में पहले जैसा कांपना नहीं था, बल्कि एक ठहराव था, एक सुकून था। अंशुल जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। मैंने तुरंत कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप लोग जब चाहें आ सकते हैं, ये घर आपका ही है। उन्होंने कुछ पल रुककर कहा कि नहीं, इस बार हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आएं, भागलपुर। साक्षी आपको बहुत याद कर रही है, वो रोज़ आपके बारे में पूछती है। भागलपुर, ये नाम सुनते ही मेरे अंदर जैसे कई मंजर एक साथ जाग उठे। वही शहर जहाँ ये कहानी शुरू हुई थी, वही गलियाँ, वही डर, वही अनजान रास्ते। लेकिन इस बार वहाँ जाने का मतलब खौफ नहीं, बल्कि एक सुकून भरा मिलन था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। 2 दिन के बाद मैं भागलपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर यादें मेरे साथ सफ़र करती रहीं। वो सुनसान सड़क जहाँ पहली बार मैंने साक्षी को देखा था, उसका सहमा हुआ चेहरा, वो डर से भरी आंखें, और फिर वो खौफनाक घर जहाँ जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बस कुछ पलों की रह गई थी। लेकिन इस बार मैं उसी कहानी के एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ डर की जगह राहत थी। जब मैं उनके घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर ही साक्षी खड़ी मिली। इस बार उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान पूरी तरह लौट आई थी। आंखों में डर का साया नहीं, बल्कि अपनापन और सुरक्षा की चमक थी। अंकल, आप आ गए, वो खुशी से चिल्लाई और दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे कसकर गले लगाया। कैसी हो मेरी बहादुर बच्ची? तो वो खिलखिलाकर बोली कि अब बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं लगता। घर के अंदर का माहौल प्यार और सुकून से भरा हुआ था। दीवारों पर उसकी पुरानी तस्वीरें लगी थी, जिनमें वो स्कूल यूनिफॉर्म में मुस्कुराती हुई, कभी साइकिल चलाती हुई, कभी अपने माता पिता के साथ केक काटती हुई नजर आ रही थी। वो घर अब फिर से पूरा लग रहा था, जैसे टूटी हुई कड़ी फिर से जुड़ गई हो। खाने की मेज पर बैठकर जब हम बातें कर रहे थे, तो साक्षी के पापा ने एक ऐसी खबर दी जिसने मेरे अंदर की गहराई तक हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, अंशुल जी, पुलिस ने उस गैंग के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया है। मैं चौंक गया। सच में? तो उन्होंने सर हिलाया कि जी, आपकी दी हुई जानकारी और साक्षी की हिम्मत भरी गवाही से पूरा नेटवर्क सामने आ गया। कई और बच्चे भी आज़ाद कराए गए जो महीनों से लापता थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस एक पल में मुझे एहसास हुआ कि उस दिन जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। अगर मैं डरकर पीछे हट जाता, अगर मैं चुप रह जाता, तो शायद कई मासूम जिंदगियां अब भी अंधेरे में कैद होती। साक्षी मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में गर्व था। अंकल, अब कोई और बच्चा उनके पास नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में जो सुकून उतरा, वो किसी भी जीत से बड़ा था। यह एहसास कि एक फैसले ने कई घरों में रोशनी लौटा दी। शाम ढलने लगी और जब मैं वापस लौटने के लिए उठा, तो साक्षी का चेहरा हल्का सा उदास हो गया। उसने धीमे से पूछा, आप फिर आओगे ना मुझसे मिलने? मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा, ये वादा रहा। उसने मुस्कुराकर पूछा, पक्का? मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल पक्का। जब मैं वहां से निकला तो इस बार दिल में कोई डर नहीं था, कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा सुकून था, जैसे जिंदगी ने उस दिन मुझे एक जिम्मेदारी देकर सही रास्ता दिखाया था। सफर के दौरान मैं सोचता रहा कि शायद हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को आम समझते हैं, लेकिन वक्त जब हमें किसी मोड़ पर खड़ा करता है, तब हमारा एक फैसला किसी और की पूरी दुनिया बदल सकता है। उस दिन मैंने दिल से महसूस किया कि इंसानियत कोई बड़ी ताकत नहीं मांगती, वो बस सही समय पर सही कदम उठाने की हिम्मत मांगती है। और जब वो हिम्मत जाग जाती है, तो अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। वापसी के उस लंबे सफर में खिड़की के बाहर तेजी से पीछे भागते पेड़ों को देखते हुए मैं अंदर से
एक अनोखी शांति में डूबता चला गया था, जैसे कोई अधूरी दास्तां आखिरकार अपनी सही जगह तक पहुंच गई हो। हवा पहले जैसी ही थी, रास्ते वही थे, आसमान का रंग भी वैसा ही था, लेकिन मेरे अंदर कुछ गहराई से बदल चुका था। अब दुनिया को देखने का नजरिया वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। हर मंजर, हर चेहरा, हर पल मुझे पहले से ज्यादा बेमतलब लगने लगा था। जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजे पर मेरी पत्नी खड़ी मिली। उसने मेरी आंखों में झांका और बिना एक शब्द पूछे सब समझ गई कि मेरे अंदर जो तूफान इतने दिनों से चल रहा था वो अब थम चुका है। मैंने बस धीमे से कहा कि वो खुश है, और उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसने जैसे हमारी सारी थकान, सारे डर और सारी बेचैनियां घुलकर खत्म हो गईं। उसे एक पल में लगा जैसे हमने कोई लंबी और कठिन इम्तिहान पार कर लिया हो। दिन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगे। काम में, घर की जिम्मेदारियां, रोजमर्रा की भागदौड़, सब कुछ आम दिखने लगा। लेकिन अब उस सब के अंदर एक गहरा ठहराव था। मैं पहले की तरह हड़बड़ी में नहीं रहता था। अब मैं ठहर कर सुनता, ठहर कर सोचता और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता था, जैसे जिंदगी ने मुझे धीमा होना सिखा दिया हो। कई बार रात को छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता, तारों के बीच खो जाता और सोचता, अगर उस दिन मैंने गाड़ी ना रोकी होती, अगर मैंने अपने डर को जीतने ना दिया होता, तो शायद आज भी साक्षी किसी अंधेरे कमरे में कैद होती। शायद कई और मासूम चेहरे उसी सन्नाटे में घुट रहे होते। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उसी के साथ दिल में एक सुकून उतर आता कि उस दिन मैंने डर नहीं, इंसानियत को चुना था। कुछ दिनों के बाद एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक कोरियर बॉय खड़ा था। उसने एक छोटा सा पैकेट मेरे हाथ में थमाया और चला गया। पैकेट हल्का था, लेकिन उसे हाथ में लेते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसमें कोई अनमोल चीज छुपी हो। जब मैंने वो पैकेट खोला तो अंदर एक सुंदर सा फ्रेम था। उसमें साक्षी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। उसकी मुस्कान बिल्कुल बेफिक्र थी, जैसे उसके जीवन का हर अंधेरा सचमुच मिट चुका हो। तस्वीर के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरे हीरो के लिए, और साथ में दिल का निशान बना हुआ था। मेरी आंखें अपने आप नम हो गईं। उस फ्रेम को हाथ में पकड़े हुए मैं कुछ पल के लिए ऐसे ही खड़ा रह गया, जैसे समय ठहर गया हो। साथ में एक छोटा सा खत भी था, साक्षी की मासूम लिखावट में लिखा हुआ, अंकल, अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं रोज स्कूल जाती हूँ, दोस्तों के साथ खेलती हूँ और हर रात चैन से सोती हूँ। मम्मी कहती है कि आप किसी फरिश्ते की तरह आए थे, लेकिन मुझे लगता है आप मेरे अपने हो। मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ, किसी की मदद करने वाला। आप जल्दी मिलने आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उस छोटे से कागज़ में जितना प्यार, जितनी सच्चाई और जितनी शुक्रगुजारी थी, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी की कीमत बदल दी। मैंने वो ख़त अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमाई पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि किसी की सच्ची प्रार्थना होती है। उसी दिन मैंने मन ही मन एक फैसला किया कि ये कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होगी। मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए डेडिकेट करूंगा जो साक्षी की तरह कहीं अंधेरे में फंसे हुए हैं। मैंने पुलिस और कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कभी किसी गुमशुदा बच्चे की तलाश में मदद करता, कभी किसी परिवार को उनके खोए हुए बच्चे से मिलाने में साथ देता। हर बार जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से गले मिलता तो मेरी आंखों के सामने साक्षी का चेहरा घूम जाता और दिल फिर से भर आता। समय अपनी चाल चलता रहा, मौसम बदलते रहे, साल गुजरते गए, लेकिन साक्षी से मेरा रिश्ता कभी फीका नहीं पड़ा। वो कभी वीडियो कॉल करती, कभी अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में बताती। अंकल, आज मैंने फर्स्ट प्राइज जीता है। अंकल, आज मैंने एक रोते हुए बच्चे को चुप कराया। और हर बार मैं उसे सुनते हुए मुस्कुरा देता, जैसे वो भी सचमुच मेरी अपनी ही बेटी हो। सालों बाद एक शाम में अपने कमरे में बैठा था, सामने वही फ्रेम रखा था, साक्षी की मुस्कुराती हुई तस्वीर कमरे की हल्की रोशनी में चमक रही थी। मैंने धीरे से खुद से कहा, उस दिन मैं उसे बचाने नहीं गया था, शायद वो आई थी मुझे बदलने के लिए। क्योंकि सच यही था कि उस दिन सिर्फ साक्षी ही अंधेरे से बाहर नहीं आई थी, मैं भी बाहर आया था, अपने डर से, अपने मतलब से, अपनी सीमित सोच से, और एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ा था जहां इंसानियत कोई किताबों में लिखा शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन कहीं ना कोई साक्षी आज भी इंतजार कर रही है, किसी ऐसे इंसान का जो एक पल के लिए रुककर पूछ ले कि बेटा क्या हुआ है। और शायद यही इस पूरी दास्तां का सबसे बड़ा सच है, हीरो वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो या जो हर लड़ाई जीत ले।
हीरो तो वो होता है जो सही वक्त पर अपने डर के बावजूद किसी और के लिए खड़ा हो जाए और वही एक कदम किसी की पूरी दुनिया बदल दे। इस पूरी कहानी का असली सार सिर्फ इतना नहीं है कि इंसानियत अच्छी चीज होती है, बल्कि ये है कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है और उसका असर कभी छोटा नहीं होता। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में डर, शक और जल्दबाजी को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं। किसी अनजान की मदद करने से पहले 100 बार सोचते हैं, ये मान लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं है या फिर कहीं हम खुद मुसीबत में न पड़ जाएं। लेकिन कई बार वही एक छोटा सा ठहराव, वही एक पल की हिम्मत, वही एक इंसानी फैसला किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। सच्चाई ये भी है कि हर मासूम चेहरा वैसा नहीं होता जैसा वो ऊपर से दिखाई देता है, और हर कठोर चेहरा पत्थर दिल नहीं होता। कई बार मासूमियत के पीछे गहरा पर्दा छिपा होता है, मजबूरी छिपी होती है, डर छिपा होता है और एक ऐसी जंग छिपी होती है जिसे वो इंसान चुपचाप अकेले लड़ रहा होता है। इसीलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसकी सिचुएशन को समझना, उसके हालात को महसूस करना और उसकी कहानी को सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर गलत फैसलों को जन्म देती है। इस कहानी ने यह भी साबित किया कि बुराई चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, वो कितने ही जाल बिछा ले, वो कितने ही मजबूती से अपने पैर जमा ले, लेकिन उसकी नींव हमेशा खोखली होती है। सच और इंसानियत की जड़ें भले ही धीमी रफ्तार से बढ़ती हों, पर वो गहरी होती हैं और वही टिकती हैं। जीत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कई बार वो चुपचाप एक सही फैसले के रूप में सामने खड़ी होती है। हम में से ज्यादती लोग खुद को आम समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसलों से क्या ही फर्क पड़ेगा, हम अकेले क्या ही बदल सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा किसी एक इंसान की हिम्मत से शुरू हुए। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा सही फैसला किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी मोड़ पर खड़ा करे, जहां एक तरफ डर हो और दूसरी तरफ इंसानियत, तो याद रखिए कि आपका चुना हुआ रास्ता सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि किसी और के फ्यूचर के लिए भी मायने रख सकता है। क्योंकि कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बड़ी ताकत नहीं, बस एक सच्चे दिल और एक साहसी कदम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।